संपूर्ण भारतीयों को 3 समूह में रखा गया। समूह ए, जिसमें पंजाब, उत्तर पश्चिम सीमा एवं सीमा प्रांत एवं सिंध शामिल था, मुस्लिम बहुलक। समूह बी, इसमें बंगाल एवं असम शामिल था, मुस्लिम बहुसंख्यक। समूह सी, इसमें बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा शामिल था, हिंदू बहुसंख्यक। संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्य होंगे और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या निर्धारित होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। संविधान सभा के समूह ए, बी, सी तीनों सदस्यों को एक साथ बैठकर संघीय संविधान सभा का निर्माण करेंगे और फिर तीनों समूह के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग बैठक कर विचार विमर्श करेंगे। तत्पश्चात यदि संभव हुआ तो समूह के लिए एक संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। संविधान लागू होते ही फिर से इसको करते हैं। संपूर्ण भारतीय प्रांतों को 3 समूह में रखा गया था। समूह ए, इसमें पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत एवं सिंध पंजाब शामिल था, जो मुस्लिम बहुसंख्यक था। समूह बी, जिसमें बंगाल और असम शामिल था, मुस्लिम बहुसंख्यक। और समूह सी, इसमें बॉम्बे, मद्रास, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत, बिहार और उड़ीसा शामिल था, हिंदू बहुसंख्यक। संविधान सभा का गठन भारतीयों द्वारा किया जाएगा। इस संविधान सभा का निर्वाचन प्रांतों की विधान सभाओं के सदस्य होंगे और प्रांत की जनसंख्या के आधार पर सदस्य संख्या निर्धारित होगी। 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि रखा जाएगा। 5वां था कि संविधान सभा के में समूह ए, बी, सी तीनों के सदस्य एक साथ बैठकर संघीय संविधान सभा का निर्माण करेंगे और फिर 3 समूह के सदस्य प्रांतों का संविधान बनाने हेतु अलग अलग बैठक पर विचार विमर्श। तत्पश्चात यदि संभव हुआ तो समूह के लिए एक संविधान निर्माण का भी प्रयास करेंगे। संविधान लागू होते हुए देशी राज्यों पर से ब्रिटिश सर्वोच्चता समाप्त हो जाएगी और ये रियासत भारतीय संघ की सिंधी के लिए स्वतंत्र होगी। एक अंतरिम सरकार का गठन होगा जिसमें 14 सदस्य होंगे, जिसमें मुख्य राजनीतिक दल समुदाय के लोग शामिल होंगे। इसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5 तथा ईसाई एवं पारसी धर्म के एक सदस्य शामिल रखे जाएंगे। मूल्यांकन में कहता है, कैबिनेट मिशन द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत की समस्या को सुलझाने हेतु हिंदू मुस्लिम मतभेद को सुलझाने का एक ईमानदार प्रयास था। भारतीय संघ की स्थापना का प्रस्ताव देश की एकता को बनाए रखने की कांग्रेस की मांग के अनुरूप थी, जबकि प्रांतों की दी गई आंतरिक स्वायत्तता मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण से नजदीक थी। साथ ही पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करना भारत विभाजन रोकने की दिशा में उठाया गया एक सकारात्मक कदम था। इतना ही नहीं, भारतीयों द्वारा अंतरिम सरकार का गठन तथा संविधान सभा का निर्माण एक सकारात्मक पहलू था, किंतु केंद्र की शक्तियों को सीमित कर प्रांतों को अत्यधिक अधिकार दिया गया, जो अलगाववाद की दिशा में एक कदम था। प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947। भारत में बढ़ते सांप्रदायिक संघर्ष और ब्रिटिश राज पर बढ़ते दबाव ने प्रधानमंत्री इटली को यह घोषणा करने के लिए बाध्य किया कि 30 जून 1948 तक हर हाल में भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा और इसके लिए माउंटबेटन को नया वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। इटली ने कहा कि सभी राजनीतिक दल मिलजुल कर एक नए उत्तरदायित्व को स्वीकार करेंगे और अपने राजनीतिक मतभेद भुलाकर कार्य करेंगे। इस घोषणा का मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने स्वागत किया, क्योंकि यह व्यवहारिक स्तर पर देश की वर्तमान स्थिति के अनुसार की गई घोषणा थी। माउंटबेटन योजना, माउंटबाटन योजना, डिकी बर्ड योजना, 3 जून 1947 की योजना, भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना। पृष्ठभूमि, भारत में कैबिनेट मिशन ने भारत पाकिस्तान की मांग की अस्वीकार कर दी और एक अंतरिम सरकार तथा संविधान सभा के गठन की घोषणा की। अतः मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की मांग अधूरी रह गई। अतः उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाते हुए लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दिया, जो सांप्रदायिक दंगों की प्रत्यक्ष उद्घोषणा थी। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग मारे जाने लगे, देश में अव्यवस्था फैली। इन्हीं स्थितियों में माउंटबेटन ने समस्या समाधान के लिए 3 जून की योजना प्रस्तुत की, जो भारत विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की योजना थी।
इसे ही माउंटबेटन योजना के नाम से जाना जाता है। प्रावधान क्या था कि भारत और पाकिस्तान इन दो डोमिनियन को सत्ता हस्तांतरित किया जाएगा। सिंध और बलूचिस्तान की विधायिका को यह निर्णय लेना होगा कि वह भारत में जाना चाहता है या पाकिस्तान के साथ मिलकर रहेंगे। पंजाब एवं बंगाल की विधायिका को दोहरा निर्णय लेना था, क्या वे पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, यदि हाँ तो इन राज्यों का विभाजन भी होगा। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया जाएगा कि वे किसके साथ जाना चाहते हैं। जनमत संग्रह पाकिस्तान के पक्ष में किया गया। सीमा विभाजन के लिए आयोग गठित किया गया। रेड क्लिफ की अध्यक्षता में यह आयोग गठित किया जाएगा। विभाजन कार्य पूरा होने तक गवर्नर जनरल ही सेना का कमान और प्रशासन के लिए उत्तरदायी होगा। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने माउंटबेटन योजना को स्वीकार कर लिया। कांग्रेस ने डोमिनियन स्टेट इसलिए स्वीकार किया क्योंकि इससे शांतिपूर्ण और तुरंत सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू होती है और देश में प्रशासनिक और सैनिक ढांचे की निरंतरता बनाए रखने के लिए सेवा करना जरूरी समझा गया। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में विभाजन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत नहीं हो सका। डॉक्टर शफुद्दीन कैचलू एवं पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे 100 से अधिक लोगों ने विरोध प्रकट किया। अंततः जुलाई 1947 में ब्रिटिश संसद ने भारत विभाजन की योजना को पारित किया और 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के रूप में इसे स्वीकृति दी। भारत के संदर्भ में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित यह अंतिम अधिनियम था। इस तरह 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ। कांग्रेस ने विभाजन क्यों स्वीकार किया? 1860 ईस्वी में अमेरिकी गृह नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका गृह विभाजन, सांप्रदायिक दंगे, भारत पाकिस्तान पश्चिमी पूर्वी। 1905 में विरोध किया था। 1932 दलित पृथक निर्वाचन, लेकिन 1909 और 16 में नहीं किया। 1971 बांग्ला आयरन लेडी इंदिरा गांधी विभाजन के बीच 1909-1916 को पृथक निर्वाचन स्वीकृत। 1946 से 1947 में भारत में सांप्रदायिक तनाव ने अत्यंत उग्र रूप लिया था। जिन्ना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित कर लड़कर लेंगे पाकिस्तान का नारा दे रहे थे। फलतः सांप्रदायिक दंगे की बाढ़ आ गई। हजारों निर्दोष मारे जा रहे थे। अंतरिम सरकार इन दंगों को रोकने के में विफल थी। इस तरह देश में अराजकता की स्थिति व्याप्त। ऐसी स्थिति में कांग्रेस को मौजूद दो बुराइयां अर्थात विभाजन या गृह युद्ध में से किसी एक को चुनना था। कांग्रेस ने विभाजन को कम बुराई वाला मानकर इसे स्वीकार कर लिया। वस्तुतः निर्दोष भारतीयों के जीवन की रक्षा का लक्ष्य सर्वोपरि रखते हुए परिस्थितियों के अनुसार विभाजन को स्वीकार किया गया। भारत और पाकिस्तान में सत्ता हस्तांतरण की योजना स्वीकार करने से भारत में विखंडनीकरण से बचा जा सकता था। वस्तुतः अनेक छोटी से बड़ी रियासतें स्वतंत्र होने से रोकने के लिए विभाजन के प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना जरूरी था। इसी संदर्भ में पटेल ने कहा, यदि हमने विभाजन स्वीकार नहीं किया तो भारत कई टुकड़ों में बंट जाएगा। अंतिम सरकार की विफलता से कांग्रेस ने सीख लेते हुए विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया। दरअसल अंतिम सरकार में मुस्लिम लीग इस सरकार से सहयोग कर रही थी, इसने जैसे जनता की सुरक्षा बाधित हो रही थी। देश में प्रशासनिक एवं सैनिक ढांचे की निरंतरता को बनाए रखने के लिए विभाजन को तत्काल स्वीकार कर लिया गया, अन्यथा सेना नेतृत्व विहीन हो सकती थी। ऐसे में सैन्य की स्थापना संभव थी और इससे नागरिक अधिकार बाधित होते। इस निष्कर्ष हम कह सकते हैं कि कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक कठोर निर्णय था जो तत्कालीन परिस्थितियों के समाधान हेतु उठाया गया। एक यथार्थवादी कथन था। इतना जरूर है कि कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम दो राष्ट्रों के आधार पर विभाजन को स्वीकार नहीं किया। विभाजन के लिए कांग्रेस का उत्तर। कांग्रेस ने आरंभ में ही 1909 ईस्वी में मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध न करके फूट डालो और राज करो ब्रिटिश नीति को स्वीकार किया, जो उसकी त्रुटि थी। जिस तरह कांग्रेस ने 1905 में बंगाल विभाजन का तत्काल विरोध किया और आगे चलकर 1932 ईस्वी में दलित पृथक ने उसे रद्द करवाया, उसी तरह विरोध 1909 ईस्वी में मुस्लिम पृथक निर्वाचन के संदर्भ में कांग्रेस भी इतना ही नहीं, 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस ने इस पृथक निर्वाचन प्रणाली को भी स्वीकार करी, जिसके अंत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला और मुस्लिम लीग का महत्व बढ़ा।
1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट में मुस्लिम पृथक निर्वाचन को रद्द कर संयुक्त निर्वाचन की बात की गई। इससे मुस्लिम समाज में असुरक्षा की भावना फैली कि कांग्रेस उनके हितों के विरोधी। 1929 ईस्वी में जिन्ना के नेतृत्व में 14 सूत्री मांग की प्रस्तुति। यहाँ से जिन्ना सांप्रदायिक रणनीति की तरफ उन्मुख हुए, जो अंततः विभाजन के मार्ग के चलने के समान था। कांग्रेस ने मुस्लिम संप्रदायवाद से निपटने के लिए मुस्लिम समाज के विकास का कोई आर्थिक सामाजिक कार्यक्रम घोषित नहीं किया। तो दूसरी तरफ नेताओं के स्तर पर वार्ता के माध्यम से इसी क्रम में जिन्ना को मुस्लिम समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई। वस्तुतः कांग्रेस ने उच्च वर्गीय चरित्र से सांप्रदायिकता का समाधान करना चाहा, जिसका परिणाम भारत विभाजन के रूप में सामने आया। क्या विभाजन को टाला जा सकता था? विभाजन के लिए उत्तरदायी कारक परिस्थितियाँ। 1909 ईस्वी में मुस्लिम पृथक निर्वाचन अधिनियम, सांप्रदायिकता का बीजारोपण, विभाजन का बीज। 1916 ईस्वी में लखनऊ पैक्ट, कांग्रेस ने पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया। कांग्रेस ने को खाद पानी दे दिया। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, पृथक निर्वाचन रद्द किया गया। मुस्लिम में सुरक्षा। अतः 1929 में जिन्ना ने 14 सूत्री मांग, जो विभाजन की तरफ बढ़ा एक कदम था। 1930 ईस्वी में मुस्लिम की बहुल प्रांत थी। 1933 ईस्वी में चौधरी रहमत अली, एक पृथक मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान के निर्माण की अवधारणा प्रस्तुत की गई। 1937 ईस्वी में उग्र संप्रदायवाद का दौर। जिन्ना, सावरकर एवं गोलवरकर चुनाव में इस्लाम खतरे में है का नारा दिया और धर्म के नाम पर चुनाव। 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग की लाहौर अधिवेशन, पाकिस्तान निर्माण की प्रस्ताव पारित किया गया। 1946 कैबिनेट इसकी सिफारिश से संतुष्ट होकर प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाकर लड़कर लेंगे पाकिस्तान का सांप्रदायिक दंगे। 1947 में 3 जून 1947 को योजना प्रस्तुत की। भारत पाकिस्तान दो सत्ता से अंतर विभाजन को टालने का कांग्रेस को 1916 की लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस एवं लीग की संयुक्त अधिवेशन। 1928 ईस्वी में नेहरू रिपोर्ट, पृथक निर्वाचन रद्द कर संयुक्त निर्वाचन। खिलाफत आंदोलन, गांधी ने मुस्लिम धर्म को मामले में राजनीति से जोड़ा ताकि हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। 1946 ईस्वी में कैबिनेट मिशन, भारत विभाजन पाकिस्तान की मांग को स्वीकार कर लिया गया। निष्कर्ष, भारत में ब्रिटिश सरकार ने अपने औपनिवेशिक हितों की पूर्ति के लिए कार्य किया, जिसका स्वाभाविक परिणाम 1947 ईस्वी में सांप्रदायिक आधार पर भारत विभाजन के रूप में सामने आया। आज़ादी उनके सहायक तत्व और कारक। भारत की आज़ादी राष्ट्रीय पक्ष था, उसका अंतर्राष्ट्रीय पक्ष था। राष्ट्रीय आंदोलन जो था वो क्रांतिकारी सिविल सेवा में भारतीयों की बढ़ती संख्या, शाही नौसेना विद्रोह, जन आंदोलन, गांधीवाद, विश्व युद्ध की भूमिका, साम्यवादी शीत युद्ध। जन आंदोलन एवं सांप्रदायिक लंबे समय से चल रहे जन आंदोलन भारत में ब्रिटिश शासन चलना असंभव बना दिया। जगह जगह हड़तालें, प्रदर्शन और हिंसक कार्रवाई ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख कड़ी चुनौती प्रस्तुत की। तो दूसरी तरफ सांप्रदायिक दंगे के कारण अव्यवस्था व्याप्त थी और सरकार इन्हें रोक पाने में, साथ ही राष्ट्रवादी नेता इन सांप्रदायिक दंगों से मुक्ति पाने के लिए विभाजन को भी स्वीकार करने को तैयार थी। अतः ब्रिटिश सरकार ने अपने तत्कालिक एवं दीर्घकालीन हितों को ध्यान में रखते हुए भारतीयों को सत्ता सौंपना उपयुक्त समझा। द्वितीय विश्व युद्ध एवं भारत। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश शासन का विरोध बढ़ा। भारत पर जापानी आगमन की आशंका को देखते हुए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ, जहां जनता ने अपने अनुसार कार्रवाई की। इसी क्रम के समानांतर सरकारों का अर्थ औपनिवेशिक सरकार ने यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत छोड़ना ही एकमात्र विकल्प है। युद्धोत्तर विश्व व्यवस्था विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद सोवियत संघ एक प्रमुख शक्ति के रूप में सामने आया, जिसने साम्राज्यवाद के विरुद्ध तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की। फलतः उपनिवेशों की जनता साम्राज्यवाद के विरुद्ध उठ खड़ी हुई और आज़ादी की मांग सशक्त तरीके से करने। युद्ध के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य बुनियादी तौर पर कमज़ोर हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई, फलतः उपनिवेशों पर उसकी पकड़ भी कमज़ोर हुई थी। ऐसे में भारत सहित वर्मा, मलाया, दक्षिण पूर्व एशिया तक के ब्रिटिश नियंत्रण में विद्रोह भड़क उठा था। ब्रिटेन में यह आवश्यक हो गया कि वह भारत से कोई सम्मानजनक समझौता करे और सत्ता भारतीयों को सौंप कर अपने भविष्य की आर्थिक व्यापारिक जरूरतों को पूरा करे।
1945 के चुनाव में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सत्ता में आई और लेबर पार्टी का अर्थ यह था कि ब्रिटेन की जनता अपने पिछली सरकार के पुराने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के स्थान पर किसी नए मार्ग की तलाश कर रही थी। यह नया मार्ग भारत की आज़ादी में सहायक सिद्ध हुआ। वस्तुतः पीएम एटली ने सत्ता ग्रहण करते हुए स्पष्ट किया कि ब्रिटेन शीघ्र ही भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण कर देगी। ब्रिटिश युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के लिए गठित संयुक्त राष्ट्र संघ एवं के चार्टर में उपनिवेशवाद का विरोध एवं मानवाधिकार की बात कही जा रही थी। अतः ब्रिटिश साम्राज्य के लिए संभव नहीं था कि वह पुराने तरीके से नियंत्रण रख सके। अशांत या अनुचित वियोगी भारतीय उपनिवेश युद्ध के दौरान भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की इस्पाती ढांचा, नौकरशाही सेना बिखर गया और यूरोपीय सैनिक भी भारत से रुकने का खुद तैयार नहीं थी। साथ ही अब आर्थिक लाभ की दृष्टि से भी अंग्रेजों को यह रुकना उचित नहीं लग रहा था। वस्तुतः लगातार हो रहे जन आंदोलन एवं तोड़फोड़ हड़ताल से ब्रिटिश शासन का वित्तीय बोझ बढ़ रहा था। दूसरी तरफ सिविल सेवा भी यूरोपीय के लिए इस अशक्त स्थिति में आकर्षक नहीं रहा और इसमें लगातार भारतीयों की संख्या बढ़ रही थी। अतः जिन स्तंभों पर ब्रिटिश शासन टिका हुआ था उसकी कमज़ोर होते हुए भी ब्रिटिश शासन की पकड़ कमज़ोर है। इस तरह आज़ाद हिंद फौज में सैनिक ने के ऊपर लाल किले में चल रहे मुकदमे के दौरान भारतीय जनता स्वतः सड़कों पर मौजूद थी, तो दूसरी तरफ नौसैनिक लाल किले पर चल रहे मुकदमे के दौरान भारतीय जनता स्वयं सड़कों पर मौजूद थी। तो दूसरी तरफ नौसैनिक विद्रोह के पक्ष में भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जनता स्वयं एकजुट होने लगी थी। स्पष्ट था कि भारत में ब्रिटिश शासन से कठिन है। इस संदर्भ में वैसराय बबल ने कहा कि भारत में हमारा समय सीमित है और परिस्थितियों को नियंत्रित करने में हमारी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी है। साम्यवादी शासन की स्थापना कर भारत में लगातार बढ़ रहे किसान मजदूर आंदोलन के साम्यवादी प्रचार का सम्भावना बढ़ रही थी। वस्तुतः साम्यवादी सर्वहारा का तानाशाही शासन की स्थापना करने पर बल दे रहे थे और ब्रिटिश सरकार साम्यवादी प्रचार को रोकने के लिए प्रतिबद्ध थी। वस्तुतः कांग्रेस और लोकतांत्रिक शासन में विश्वास रखते थे। अतः सत्ता हस्तांतरण का निर्णय लेकर इन लोकतांत्रिक हाथ से में सौंपने से साम्यवाद की स्थापना पर की संभावना समाप्त हुई। दरअसल शीत युद्ध के इस दौर में एक तरफ चीन में साम्यवादी शक्ति का प्रभाव स्थापित हो रहा था, तो दूसरी तरफ दक्षिण एशिया में भारत में भी ऐसा न हो, इसलिए अंग्रेजों ने अतिशीघ्र सत्ता लोकतांत्रिक शक्तियों के हाथ में सौंपने की नीति पर बल दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी की भूमिका योगदान क्या था? ठीक है, गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन में जनता को केंद्रीय भूमिका प्रदान किया और जन आंदोलन का आधार व्यापक था। वर्ग समन्वय की अवधारणा से राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती बनाया। राष्ट्रीय आंदोलन में सत्याग्रह, अहिंसा, साधन की पवित्रता जैसे शामिल कर उसे लोकप्रिय बनाया और उस माध्यम से जनता में संघर्ष और अधिकारों की प्राप्ति। वस्तुतः साम्राज्यवादी शक्ति के से टकराने जनता पर नियंत्रित जन आंदोलन एवं संघर्ष विराम संघर्ष स्ट्रगल टू स्ट्रगल की रणनीति लागू करते हुए जनता की नए राष्ट्रीय आंदोलन और उसकी सहभागिता को सुनिश्चित, महिलाओं की जागरूकता पैदा कर ये आंदोलन की सहभागिता सुनिश्चित और महिला सशक्तिकरण पर बल दिया। वर्धा शिक्षा योजना के तहत शिक्षा के उत्पादन कार्य में जोड़कर बुनियादी शिक्षा पर बल देकर शिक्षित बेरोजगारी जैसी समस्या को रचनात्मक कार्यक्रम पर बल देते हुए चरखा स्वदेशी ग्राम पंचायत, प्राकृतिक चिकित्सा, ग्रामीण स्वच्छता प्रिय और इस माध्यम से गांव को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कांग्रेस का संविधान लिखकर उसे जन कांग्रेस का रूप दिया। राष्ट्रीय आंदोलन में राजनीतिक मुक्ति के साथ साथ आर्थिक सामाजिक मुक्ति का भी प्रयास किया। इसी क्रम में किसान और मजदूरों के हितों के जश्न को उठाकर एक राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ा। राष्ट्रभाषा हिंदी का प्रचार किया और मातृभाषा शिक्षा पर बल दिया। लोगों को पर्यावरण सुरक्षा के प्रति जागरूक किया और सतत विकास की अवधारणा पर उन्होंने कहा कि प्रकृति सभी मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है, किंतु एक व्यक्ति के लालच को पूरा नहीं कर सकती। गांधी ने राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख बाधाओं जैसे सांप्रदायिकता व विश्व राजनीति के लिए नए आदर्श और साधन उपलब्ध कराए, जैसे अहिंसा, साधन साध्य की पवित्रता, नैतिक मूल्य, सर्वोदय की अवधारणा से पान की सामग्री पर रोका दी। गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में सांप्रदायिकता का समाधान करने का प्रयास तो करते रहे,
किंतु उसे रोक पाने में सफल नहीं रहे। भारत की आज़ादी को भारत की अखंडता के साथ बनाए रखने में सफल नहीं हुए। साथ ही भारतीय समाज से अस्पृश्यता की भावना को समाप्त नहीं किया। कुल मिलाकर गांधी ने एक नए भारत और एक नई वैश्विक संस्कृति का सपना दिया जिसे हमें साकार करना है। संवैधानिक विकास। लंदन संरचना। भारत मतलब संरचना जो लंदन में कैसा था, भारत में कैसा था। निजी कंपनी थी। EIC कंपनी के शेयरधारक कंपनी के संचालक मंडल CO2 का निर्वाचन करते। निर्वाचन के लिए 500 पौंड के शेयर का होना योग्यता था। प्रत्येक वर्ष चुनाव होता। इस तरह कंपनी का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय संचालक मंडल था जो भारत में अधिकारियों को नियुक्त करता था। ब्रिटिश संसद या सम्राट 1773 इसमें रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। इसके माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण शुरू कर दी गई। 1000 पौंड के शेयरधारक कंपनी के संचालक मंडल का चुनाव करेंगे। 4 बार प्रत्येक वर्ष 1/4 सदस्य सेवानिवृत्त होंगे। बंगाल पर कंपनी का प्रत्यक्ष शासन 1772 ईस्वी में स्थापित हुआ। 1773 बंगाल का गवर्नर जनरल में रेगुलेटिंग एक्ट 4 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन। इस सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करे। इस तरह बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। न्यायाधीश की नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट करेगा। 4+1 का मतभेद को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट पारित किया गया। वारेन हेस्टिंग्स 4+1 4 सदस्य और एक गवर्नर जनरल के मतों के आधार पर पिट्स इंडिया एक्ट। लंदन में कैसा स्ट्रक्चर था, भारत में। कंपनी के कार्यों पर नियंत्रण के लिए एक नियंत्रण बोर्ड जिसकी अध्यक्षता ब्रिटिश सरकार की मंत्री थी और भारत में गवर्नर जनरल को वापस बुलाने का अधिकार रखता था। भारत में ब्रिटिश शासन, कंपनी का प्रत्यक्ष शासन और ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष शासन, द्वैध शासन स्थापित। इस एक्ट से 1833 ईस्वी में दास प्रथा की समाप्ति। 1813 ईस्वी में व्यापारी के एकाधिकार समाप्त। 1853 के तहत CS की परीक्षा शुरू हुई। गवर्नर लॉर्ड डलहौजी। शासन कभी समाप्त हो सकता था। 1858 का अधिनियम। कंपनी शासन समाप्त। द्वैध शासन समाप्त। ब्रिटिश संसद का प्रत्यक्ष। BO श्रीकांत भारत सचिव और उसकी यह भारत सचिव ब्रिटिश संसद सरकार का मंत्री था। पृष्ठभूमि। बंगाल पर कंपनी के प्रत्यक्ष शासन की स्थापना के साथ ही कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण। वस्तुतः कंपनी के भारतीय शासन पर नियंत्रण जो प्रक्रिया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई थी वही 1858 अधिनियम से पूरी हुई। रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इस एक्ट से कंपनी पर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण की शुरुआत हुई। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य कंपनी कार्यों को भारत एवं इंग्लैंड दोनों स्थान पर नियंत्रण किया। इसलिए एक तरफ इंग्लैंड में मौजूद कंपनी की प्रशासनिक संरचना में परिवर्तन लाया गया तो वहीं भारत में कंपनी शासन में हस्तक्षेप किया गया। लंदन में कंपनी का एक संचालक मंडल COD होता था जिसमें 24 सदस्य होते थे जिनका चुनाव प्रति वर्ष कंपनी के वे शेयरधारक करते थे जिनके पास 500 पौंड के शेयर होते थे। किंतु अब रेगुलेटिंग के तहत संचालक मंडल के चुनाव के लिए ये योजना 1000 पौंड कर दी गई और संचालक मंडल का कार्यकाल 4 वर्ष कर दिया गया। इसमें प्रति वर्ष एक सदस्य के स्थान पर नए सदस्यों का निर्वाचन की व्यवस्था। कंपनी के संचालक मंडल में कहा गया कि वे राजस्व से संबंधित सभी मामलों में दीवानी एवं संबंध में किए गए सभी कार्यों को सरकार को अवगत कराए। इस तरह पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार। भारत सरकार के संदर्भ में हस्तक्षेप करते हुए बंगाल का गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा गया और इसे विशेष मामले में बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी के देखरेख में अधिकार। इस तरह बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स था। गवर्नर जनरल की सहायता हेतु 4 सदस्यों की एक कार्यकारिणी सदस्य जिसका कार्यकाल 5 वर्षों रखा गया और इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सरकार द्वारा की जाती थी। ये सदस्य थे फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन और बारवेल। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई जिसमें एक
मुख्य न्यायाधीश और अन्य 3 न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति सम्राट करता था। मुख्य न्यायाधीश के पद पर एलिजा एमपी को नियुक्त किया गया और एससी में अंग्रेज एवं भारतीय न्याय की अपील कर सकते थे सुप्रीम कोर्ट में। यहाँ इंग्लैंड में प्रचलित कानून के अनुसार न्याय किया जाता था। कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 रेगुलेटिंग एक्ट को कमियों को दूर करने के लिए तथा अमेरिकी उपनिवेश होने के पश्चात भारत पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने के लिए सरकार ने यह अधिनियम बनाया। इसके तहत कंपनी पर सरकार का स्पष्ट नियंत्रण स्थापित हुआ। इंग्लैंड में 6 सदस्यों का एक नियंत्रण बोर्ड बनाया गया, जिसका अध्यक्ष ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। इसकी नियुक्ति ब्रिटिश सम्राट द्वारा की जाती थी। भारत में मौजूद गवर्नर जनरल बोर्ड ऑफ कंट्रोल की अनुमति के बिना भारतीय राज्यों से सहयोग और युद्ध जैसी संधि नहीं कर सकता था। साथ ही संचालक मंडल को भारत से प्राप्त होने वाले सभी पत्रों को बीओसी के समक्ष रखना अनिवार्य किया गया। भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति तो संचालक मंडल करता था, किंतु उसे वापस बुलाने का अधिकार बीओसी के पास था। इसी तरह भारतीय शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित हुआ, अर्थात भारत में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। एक तरफ कंपनी का शासन तो दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार का अप्रत्यक्ष शासन। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी सदस्यों की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई, जिसमें एक स्थान मुख्य सेनापति को, साथ ही बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंट गवर्नर जनरल का पूर्ण नियंत्रण। इसी के साथ भारत में कंपनी के अधीन प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश नाम दिया गया। 1793 का अधिनियम कंपनी के व्यापारिक अधिकार को अगले 20 वर्षों तक बढ़ा दिया गया और बीओसी का खर्च भारतीय राजकोष पर आरोपित किया गया। 1813 का एक्ट ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को ध्यान में रखते हुए यह अधिनियम लाया गया कि इसके तहत कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर मुक्त व्यापार की नीति अपनाई गई। केवल चीन के साथ व्यापार और चाय के व्यापार पर शिक्षा के विकास के लिए 1 लाख रुपए खर्च किए गए। ईसाई मशीनरियों को लाइसेंस देकर धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य की संवैधानिक स्थिति को पहली बार स्पष्ट किया गया और व्यापार लेन देन में राजस्व खातों में अलग अलग कर दिया। 1833 ईस्वी का एक्ट क्या था कि कंपनी को चीन के साथ व्यापार एवं चीन संबंधी व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। इस तरह कंपनी का व्यापारिक अधिकार भी पूर्णतः समाप्त हो गया और साथ ही कंपनी का शासन भारत में अगले 20 वर्षों तक बना रहेगा। इस एक्ट के तहत अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के भारत रहने की अनुमति दी गई। वे भारत में भूमि भी खरीद सकते थे। बंगाल का गवर्नर जनरल और भारत का गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल उसकी कार्यकारिणी परिषद के लिए भारत को कानून बनाने का, इसी क्रम में बॉम्बे और मद्रास परिषदों को कानून बनाने की शक्ति से वंचित। इस तरह केंद्रीकरण पर बल दिया गया। इस एक्ट के द्वारा दास प्रथा का अंत कर दिया गया। एक्ट की धारा 87 में कहा गया कि किसी भी भारतीय को धर्म, जन्म, रंग आदि के आधार पर कंपनी के किसी पद से वंचित नहीं। गवर्नर जनरल की परिषद में चौथे सदस्य के रूप में विधि विशेषज्ञ के मैकाले की नियुक्ति की गई। 1853 का इसके तहत कहा गया कि ब्रिटिश संसद जब चाहे तब कंपनी के शासन को समाप्त कर सकता, अपने हाथ में ले सकती। संचालन मंडल से सिविल सेवकों की नियुक्ति का अधिकार छीन लिया गया और इसके लिए प्रतियोगिता परीक्षा शुरू करने की बात कही गई। 1858 का एक्ट 1857 के विद्रोह में भारत से कंपनी शासन की समाप्ति की घोषणा की गई और भारत में प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हुआ। इसी के साथ भारत में पिट्स इंडिया एक्ट के तहत शुरू की गई द्वैध शासन प्रणाली का अंत हो गया। इंग्लैंड में बीओसी का अंत कर उसकी जगह भारत सचिव और उसकी परिषद यह भारत सचिव ब्रिटिश सरकार का मंत्री था। ब्रिटिश सरकार ने भारत सीधा प्रतिनिधि नियुक्त किया जो वायसराय के नाम से जाना गया। भारत का प्रथम वायसराय कैनिंग था। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार ने भारत में विलय की विस्तार की नीति त्याग दी। इस तरह भारत में कंपनी शासन को समाप्त कर ब्रिटिश संसद ने अपना प्रत्यक्ष नियंत्रण इस दृष्टि से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई सरकार के नियंत्रण की यह प्रक्रिया 1858 के अधिनियम से पूरी हो गई। नियंत्रण की यह प्रक्रिया प्रमाणित करती है कि भारत पर अंग्रेजों का नियंत्रण कोई सहयोग का परिणाम नहीं है था। 1861 का एक्ट इसके तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया गया और यहीं से केंद्रीय विधान परिषद निर्मित हुई। बॉम्बे एवं मद्रास प्रेसिडेंसी को पुनः कानून बनाने का अधिकार दिया गया। इस तरह प्रशासनिक स्तर पर विकेंद्रीकरण लागू हुआ।
किंतु यह कानून तब तक वैध नहीं माना जाएगा जब तक कि वायसराय की अनुमति नहीं मिलती। इस एक्ट के तहत वायसराय को संकटकालीन दशा में अध्यादेश जारी करने का अधिकार मिला। 1892 के पहली बार निर्वाचन संबंध को स्वीकार कर लिया गया। अब सदस्य वार्षिक बजट पर बहस कर सकते थे और सार्वजनिक हितों के मुद्दे पर प्रश्न पूछ सकते, किंतु पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। 1909 ईस्वी का मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले भारत सचिव था और मिंटो वायसराय था। पृष्ठभूमि, प्रावधान और मूल्यांकन। मुस्लिम पृथक निर्वाचन, केंद्रीय वायसराय, प्रांत और गवर्नर जनरल। (1892) के अधिनियम से भारतीयों को निराशा हुई, साथ ही कर्जन के सप्तवर्षीय शासन ने भारतीय जनता में असंतोष को उग्र कर दिया। बंगाल विभाजन लागू होने के बाद उसके विरोध को लेकर उदारवादियों और उग्रवादियों के बीच व्यापारिक मतभेद। सरकार ने उदारवादियों को अपने पक्ष में करने के लिए उग्रवादियों को उनकी दूरी बढ़ाने के लिए सुधारों की। दरअसल सरकार को चिंता थी कि कांग्रेस के नेतृत्व कहीं उग्रवादियों के हाथ में न चला। अतः भारत सचिव लॉर्ड मार्ले और वायसराय मिंटो के बीच सुधारों को लेकर बातचीत हुई। इसी क्रम में यह सुधार अधिनियम सामने। भारत का मुस्लिम समुदाय भी निकट भविष्य में होने वाले संवैधानिक सुधारों से भयभीत रहे हैं। उन्हें आशंका थी कि 1892 के एक्ट में जिस निर्वाचन पद्धति की बात कही गई थी, आने वाला समय में उसका और भी विकास होगा। अतः सभी संस्थाओं में बहुसंख्यक हिंदुओं का वर्चस्व स्थापित होगा। ब्रिटिश सरकार ने मुस्लिम समुदाय के भय को अपनी सत्ता में मजबूत के रूप में देखा और मुस्लिम संप्रदायवाद को प्रोत्साहित किया। इसी क्रम में आगा खां के नेतृत्व में एक मुस्लिम प्रतिनिधि मंडल वायसराय मिंटो से मिला और मुसलमानों के लिए पृथक मिंटो ने मान्यता देते हुए इसे स्वीकृति के लिए लंदन में मिंटो ने इस दिन को भारतीय इतिहास का युगांतकारी घटना कहा। प्रावधान। पहली बार भारतीयों को भारत सचिव की परिषद और वायसराय की परिषद में स्थान मिला। भारत सचिव की परिषद में सैयद हुसैन बिलग्रामी एवं केसी गुप्ता तथा वायसराय की परिषद में सत्येंद्र सिन्हा शामिल किया गया। केंद्रीय और प्रांतीय विधानसभा परिषदों को प्रत्यक्ष रूप से सदस्यों के निर्वाचन की पद्धति लागू की गई। सदस्यों को आर्थिक प्रस्ताव पर बहस करने और पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति, साथ ही उन्हें संशोधन प्रस्ताव रखने का। इस तरह विधायिका के कार्यों में इस एक्ट के तहत मुस्लिम पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू हुई। मूल्यांकन। यह अधिनियम भारतीय हितों में नहीं रहा। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली सीमित मताधिकार सुधारों में केवल दिखावा था। वस्तुतः उम्मीदवार एवं मतदाता के लिए कठोर योग्यताएं रखी गई। मत देने का अधिकार उन्हीं को दिया गया जो निश्चित आयकर चुकाते हों और जिनके पास सरकार द्वारा दी गई उपाधियां थीं। स्त्रियों को चुनाव लड़ने और मत देने का अधिकार नहीं था। सबसे बढ़कर मुसलमानों को पृथक भारतीय समाज से अलग करने का प्रयास किया गया। इसके फलस्वरूप देश के विभाजन भी हुआ। इसी के संदर्भ में गांधी जी ने कहा था, मार्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया। (1919 ईस्वी का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार). पृष्ठभूमि, प्रावधान, मूल्यांकन। ब्रिटिश पर द्वैत शासन, प्रांतीय विषय, आरक्षित विषय, हस्तांतरण, महत्वपूर्ण विषय, वित्त, भू राजस्व, पुलिस, जेल, खनिज संसाधन। इसका मंत्री प्रमुख गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होता था। विधायिका के प्रति यह मनोनीत सदस्य होते थे। वे छोटे होते थे जो जनता के द्वारा निर्वाचित होते थे और विधायिका के प्रति जवाबदेह या उत्तरदायी थे। 1916 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग में समझौता हुआ और कांग्रेस ने मुस्लिम पृथक निर्वाचन को स्वीकार कर लिया था। ब्रिटिश सरकार को अन्य संप्रदायों पर पृथक निर्वाचन लागू करने की प्रेरणा मिली। पृथक विश्व युद्ध के समय भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने अगस्त 1917 में यह घोषणा की कि हम स्वशासन करने वाली संस्थाओं का क्रमिक विकास करते उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे और इसे ही अगस्त घोषणा के नाम से जाना जाता है। अगस्त घोषणा में कहा गया कि अब ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन का विकास करना है। यह स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। इन चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर है और इस प्रगति का निर्धारण ब्रिटिश संसद द्वारा किया जाएगा। प्रावधान किया था कि भारतीय स्थित भारत सचिव की परिषद की सदस्य संख्या घटाकर 8 से 12 कर दी जाएगी, जो पहले 15 थी। भारत सचिव और उसके विभाग पर खर्च करने वाली राशि ब्रिटिश संसद पर आरोपित। इस तरह भारत सचिव पर संसद नियंत्रण रहता है। इंग्लैंड में भारत सचिव का कार्यभार को कम करने के लिए उच्चायुक्त की नियुक्ति। इस तरह भारत सचिव के कार्यों में कमी आई।
इस उच्चायुक्त का वेतन और भारतीय राजस्व पर आरोपित किया। भारत सरकार को परामर्श कर ब्रिटिश सम्राट उच्चायुक्त की नियुक्ति करता था। इस कार्य भारत सरकार के लिए शस्त्र एवं सामग्री को खरीद करना था और ब्रिटिश व्यापारिक हितों को देख रेख करना और इंग्लैंड ने वाले भारतीय को देखभाल करना था। भारत सरकार के स्तर पर भी परिवर्तन किया गया। भारत में द्विसदनीय केंद्रीय विधायिका का निर्माण किया गया, जिसमें एक केंद्रीय विधान संसद और दूसरी राज्य परिषद थी। मुसलमानों के साथ जब अब एंग्लो इंडियन एवं सिखों को भी पृथक निर्वाचन दिया गया। प्रांतों में द्वैत शासन लागू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन द्वैत शासन प्रणाली का जन्मदाता लियोनस कार्टिस को माना जाता है। द्वैत शासन के अंतर्गत प्रांतीय विषयों को दो भागों में बांटकर प्रांतीय परिषद को शासन को चलाने वस्तुतः द्वैत शासन के तहत प्रांतीय विषयों को आरक्षित करना एवं प्रांतीय विषयों में बांटा गया। आरक्षित विषयों में महत्वपूर्ण विषय थे जैसे कानून व्यवस्था, वित्त व्यवस्था, भू राजस्व, खनिज संसाधन, सिंचाई सम्मिलित तो हस्तांतरण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि समय। आरक्षित विषय का शासन गवर्नर अपनी कार्यकारिणी उन सदस्यों से करता जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी न होकर गवर्नर के प्रति उत्तरदायी, जबकि हस्तांतरित विषय का शासन उन मंत्रियों को दिया गया जो विधायिका के प्रति उत्तरदायी। मूल्यांकन 1919 का अधिनियम भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण रखता था। प्रांतीय संविधान सभा के सदस्य को शासन का अधिकार दिया गया। इससे भारतीयों के शासन की समझ बढ़ी, देश में मतदाताओं में मत की समझ विकसित हुई और प्रांतीय स्तर पर स्वशासन की दिशा में भारत सचिव के खर्च को भारतीय राजस्व से हटाकर ब्रिटिश संसद पर आरोपित करना एक सकारात्मक जो महिलाओं का अधिकार मताधिकार से युक्त किया, जो एक सराहनीय कदम था। सीमाएं अभी भी मताधिकार सीमित ही रहा, वस्तुतः उसका अधिकार संपत्ति को बनाया गया। शासन को दो शक्तियों में विभाजन करना तर्क संगत नहीं था। वस्तुतः द्वैत शासन को सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा खंडित हुई। द्वैत शासन से भारतीय मंत्रियों को विकास कार्य के लिए वित्तीय सहयोग नहीं मिला। सिविल सेवक मंत्रियों के प्रति उदासीन रहे क्योंकि सिविल सेवक पर भारत सचिव का नियंत्रण था। निष्कर्ष 1919 ईस्वी का अधिनियम सुधारों का एक दिखावा था। विधायक पर सरकार का नियंत्रण बना रहा। गांधी के शब्दों में यह कहा जा सकता है, यह सुधार अधिनियम भारत के आर्थिक शोषण और उसे गुलाम बनाए रखने की प्रणाली का इस तरह सुभाष चंद्र बोस ने इस अधिनियम को भारतीयों के लिए एक बंधन कहा था। 1935 का अधिनियम पृष्ठभूमि प्रावधान मूल्यांकन। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। 1919 में जो आया था वो खत्म हो गया। केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना। भारतीय संघ, ब्रिटिश प्रांत, मुख्य आयुक्त प्रांत, देसी रियासत। 1935 में एक्ट बर्मा म्यांमार का सेपरेशन। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में। क्लाइव प्रांत में 1919 से केंद्र में 1900। भारत में अंग्रेजी 1784 में। प्रांत केंद्र पृष्ठ 1927 ईस्वी में के साइमन कमीशन की नियुक्ति कर ब्रिटिश सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया कि मॉन्टेग्यू सुधार असफल रहे। अंत में नए प्रावधानों को शामिल कर नेहरू रिपोर्ट में भी प्रांतीय स्वायत्तता की बात कही गई, अतः सरकार पर दबाव बढ़ा। भारत के संवैधानिक सुधार के 3 गोलमेज सम्मेलन किए गए। इस स्थिति में 1935 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ। तीनों गोलमेज सम्मेलन डॉक्टर अम्बेडकर शामिल थे। प्रावधान। एक अखिल भारतीय संघ की निर्माण की गई जिसके अंतर्गत ब्रिटिश प्रांत, मुख्य प्रांत एवं देसी रियासतों को रखा गया, किंतु संघ तभी अस्तित्व में आएगा जब आधी रियासतों के संघ में शामिल हो, सम्मिलित हो और एक बार संघ में शामिल होने लेकिन अधिकार नहीं था। चूंकि रियासतों का संबंध नहीं मिला, अतः संघ अस्तित्व में नहीं आया। केंद्र में द्वैत शासन लागू किया गया, जिसके तहत केंद्र में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित भाग में बांटकर शासन चलाया जाए। प्रांतों में द्वैत शासन का अंत कर एक पूर्णतः उत्तरदायी केंद्र सरकार के सामने इस तरह प्रांतीय स्वायत्त लागू की गई और 6 प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की, इसमें असम, बंगाल, बिहार, बॉम्बे, मद्रास और संयुक्त प्रांत शामिल थे। सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति बनी रही। एक संघीय न्यायालय एवं बैंक का निर्माण किया गया। समस्त विषयों का बंटवारा, केंद्रीय सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची, इस तरह केंद्र राज्य संबंधों को स्पष्ट कर शक्तियों का बंटवारा। एक संघीय रेलवे प्राधिकरण का गठन। गवर्नर जनरल की धारा 93 के विवेकाधीन शक्तियां हो गई और कि वह आपातकाल में राज्यों को
शासन अपने हाथों में ले सकता है। साथ ही विधेयकों पर अंतिम सहमति लेने अथवा न देने का अधिकार भी उसके विवेक। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। मुलायम जिंगन्ना ने कहा कि यह मूल रूप से बहुत बड़ा है और किसी भी स्वरूप करने के लायक नहीं। नेहरू ने दास्ता को प्रावधान। उन्होंने कहा कि हमने एक ऐसी गाड़ी दे दी जिसके ब्रेक तो है पर इंजन नहीं। केंद्र में एक पूर्णतः उत्तरदायी शासन का। साइमन कमीशन ने जिस देश से सिफारिश की उसे अब केंद्र में लागू कर दिया गया। दूसरी तरफ प्रांतीय पर अनेक अनुच्छेद। इतना ही नहीं, इस पर अधिनियम में मूल अधिकारों का भी अभाव था। दरअसल औपनिवेशिक सरकार भारतीय शासन पर अपनी पकड़ कमजोर करने को तैयार नहीं देता। प्रांतीय स्वायत्तता महज एक दिखावा था। इस अधिनियम के महत्व इस बात में है कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए अनेक प्रावधान का आधार किया गया। 40 मिनट का वीडियो हो गया, आगे अब पार्टी वाला थोड़ा कर लेंगे।